नमस्कार। आज मैं शुरुआत करती हूँ प्रेमचंद द्वारा लिखित सुहाग का शव नामक एक कहानी की। यह कहानी एक दंपति के वैवाहिक जीवन में आ रहे बदलावों की एक झलक प्रस्तुत करता है एवं प्रेम और विश्वास के महत्व को दर्शाती है। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में एक छोटे से घर की छत पर एक युवक मानो संध्या की निस्तब्धता में लीन बैठा था। सामने चंद्रमा के मलिन प्रकाश में ऊदी पर्वतमालाएं अनंत के स्वप्न की भांति गंभीर, रहस्यमय, संगीतमय, मनोहर मालूम होती थी। उन पहाड़ियों के नीचे जलधारा की एक रौप्य रेखा ऐसी मालूम होती थी मानो उन पर्वतों का समस्त संगीत, समस्त गांभीर्य, संपूर्ण रहस्य इसी उज्जवल प्रवाह में लीन हो गया हो। युवक की वेशभूषा से प्रकट होता था कि उसकी दशा बहुत संपन्न नहीं है। हाँ, उसके मुख से तेज और मनस्विता झलक रही थी। उसकी आंखों पर ऐनक न थी, न मूछें मुड़ी हुई थी, न बाल संवारे हुए थे। कलाई पर घड़ी ना थी, यहाँ तक कि कोट की जेब में फाउंटेन पेन भी ना था। या तो वह सिद्धांतों का प्रेमी था या आडंबरों का शत्रु। युवक विचारों में मौन उसी पर्वतमाला की ओर देख रहा था कि सहसा बादल की गरज से भी भयंकर ध्वनि सुनाई दी। नदी का मधुर गान उस भीषण नाद में डूब गया। ऐसा मालूम हुआ मानो उस भयंकर नाद ने पर्वतों को भी हिला दिया है, मानो पर्वतों में कोई घोर संग्राम छिड़ गया है। यह रेलगाड़ी थी जो नदी पर बने हुए पुल से चली आ रही थी। एक युवती कमरे से निकलकर छत पर आई और बोली, आज अभी से गाड़ी आ गई, इसे भी आज ही बैर निभाना था। युवक ने युवती का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय, मेरा जी चाहता है कहीं ना जाऊं। मैंने निश्चय कर लिया है। मैंने तुम्हारी खातिर से हामी भर ली थी, पर अब जाने की इच्छा नहीं होती। 3 साल कैसे कटेंगे? युवती ने कातर स्वर में कहा, 3 साल के वियोग के बाद फिर तो जीवन पर्यंत कोई बाधा ना खड़ी होगी। एक बार जो निश्चय कर लिया है उसे पूरा ही कर डालो। अनंत सुख की आशा में मैं सारे कष्ट झेल लूंगी। यह कहते हुए युवती जलपान लाने के बहाने से फिर भीतर चली गई। आंसुओं का आवेग उसके काबू से बाहर हो गया। इन दोनों प्राणियों के वैवाहिक जीवन की यह पहली ही वर्षगांठ थी। युवक बंबई विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि लेकर नागपुर के कॉलेज में अध्यापक था। नवीन युग की नई नई वैवाहिक और सामाजिक क्रांतियों ने उसे लेशमात्र भी विचलित ना किया था। पुरानी प्रथाओं से ऐसी प्रगाढ़ ममता कदाचित वृद्ध जनों को भी कम होगी। प्रोफेसर हो जाने के बाद उसके माता पिता ने इस बालिका से उसका विवाह कर दिया था। प्रथा अनुसार ही उस आँख मिचौनी के खेल में उन्हें प्रेम का रत्न मिल गया। केवल छुट्टियों में यहाँ पहली गाड़ी से आता और आखिरी गाड़ी से जाता। ये 2-4 दिन मीठे स्वप्न के समान कट जाते थे। दोनों बालकों की भांति रो रो कर विदा होते। इसी कोठी पर खड़ी होकर वह उसको देखा करती, जब तक निर्दयी पहाड़ियाँ उसे आड़ में ना कर लेती। पर अभी साल भी ना गुजरने पाया था कि वियोग ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। केशव को विदेश जाकर शिक्षा पूरी करने के लिए एक वृत्ति मिल गई। मित्रों ने बधाइयाँ दी। किसके ऐसे भाग्य हैं जिसे बिना मांगे सौभाग्य निर्माण का ऐसा अवसर प्राप्त हो। केशव बहुत प्रसन्न न था। वह इस दुविधा में पड़ा हुआ घर आया। माता पिता और अन्य संबंधियों ने इस यात्रा का घोर विरोध किया। नगर में जितनी बधाइयाँ मिली थी, यहाँ उससे कहीं अधिक बाधाएं मिलीं।
किंतु सुभद्रा की उच्चाकांक्षाओं की सीमा न थी। वह कदाचित केशव को इंद्रासन पर बैठा हुआ देखना चाहती थी। सुभद्रा ने उस वक्त तक दम न लिया जब तक केशव ने विलायत जाने का वादा न कर लिया। माता पिता ने उसे कलंकिनी और न जाने क्या क्या कहा, पर अंत में सहमत हो गए। सब तैयारियां हो गईं। स्टेशन समीप ही था। यहाँ गाड़ी देर तक खड़ी रहती थी। स्टेशनों के समीप गांव के निवासियों के लिए गाड़ी का आना शत्रु का धावा नहीं, मित्र का पदार्पण है। गाड़ी आ गई। सुभद्रा जलपान बनाकर पति का हाथ धुलाने आई थी। इस समय केशव की प्रेम कातर आपत्ति ने उसे एक क्षण के लिए विचलित कर दिया। हाँ, कौन जानता है 3 साल में क्या हो जाए। मन में एक आवेश उठा। कह दूं, प्यारे मत जाओ, थोड़ा ही खाएंगे, मोटा ही पहनेंगे, रो रो कर दिन तो न कटेंगे। कभी केशव के आने में 1 आधा महीना लग जाता था तो वह विकल हो जाया करती थी। यही जी चाहता था उड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। फिर ये निर्दयी 3 वर्ष कैसे कटेंगे। लेकिन उसने बड़ी कठोरता से इन निराशाजनक भावों को ठुकरा दिया और कांपते कंठ से बोली, जी तो मेरा भी यही चाहता है। जब 3 साल का अनुमान करती हूँ तो एक कल्प सा मालूम होता है, लेकिन जब विलायत में तुम्हारे सम्मान और आदर का ध्यान करती हूँ तो ये 3 साल 3 दिन से मालूम होते हैं। तुम तो जहाज पर पहुँचते ही मुझे भूल जाओगे। नए नए दृश्य तुम्हारे मनोरंजन के लिए आ खड़े होंगे। यूरोप पहुंचकर विद्वानों के सत्संग में तुम्हें घर की याद भी ना आएगी। मुझे तो रोने के सिवा और कोई धंधा नहीं है। यही स्मृतियां ही मेरे जीवन का आधार होंगी। लेकिन क्या करूं, जीवन की भोग लालसा तो नहीं मानती। फिर जिस वियोग का अंत जीवन की सारी विभूतियां अपने साथ लाएगा, वह वास्तव में तपस्या है। तपस्या के बिना तो वरदान नहीं मिलता। केशव को अब ज्ञात हुआ कि क्षणिक मोह के आवेश में सौभाग्य निर्माण का ऐसा अच्छा अवसर त्याग देना मूर्खता है। खड़े होकर बोले, रोना धोना मत, नहीं तो मेरा जीना लगेगा। सुभद्रा ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाते हुए उनके मुंह की ओर सजल नेत्रों से देखा और बोली, पत्र बराबर भेजते रहना। केशव फिर चारपाई पर बैठ गया और बोला, अगर तुम्हें कुछ संदेह है तो लो, मैं जाऊंगा ही नहीं। सुभद्रा ने उसके गले में बाहें डालकर विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखा और बोली, मैं तो मजाक कर रही थी। बीच में कोई छुट्टी मिले तो एक बार चले आना। नहीं प्रिय, बीच में शायद छुट्टी ना मिलेगी, मगर जो मैंने सुना कि तुम रो रो कर घुली जाती हो, दाना पानी छोड़ दिया है, तो मैं अवश्य चला आऊँगा। दोनों गले मिलकर विदा हो गए। बाहर संबंधियों और मित्रों का एक समूह खड़ा था। केशव ने बड़ों के चरण छुए, छोटों को गले लगाया और स्टेशन की ओर चले। मित्रगण स्टेशन तक पहुंचाने गए। एक क्षण में गाड़ी यात्री को लेकर चल दी। उधर केशव गाड़ी में बैठा हुआ पहाड़ियों की बहार देख रहा था। इधर सुभद्रा भूमि पर पड़ी सिसकियां भर रही थी। दिन गुजरने लगे, उसी तरह जैसे बीमारी के दिन कटते हैं। दिन पहाड़, रात काली बला। रात भर मनाते गुजरती थी कि किसी तरह भोर हो। भोर होता तो मनाने लगती कि जल्दी शाम हो। मायके गई कि वहाँ जी बहलेगा। 10-5 दिन परिवर्तन का कुछ असर हुआ, फिर उससे भी बुरी दशा हुई। भागकर ससुराल चली आई। रोगी करवट बदलकर आराम का अनुभव करता है। पहले 5-6 महीनों तक तो केशव के पत्र 15वें दिन बराबर मिलते रहे। उसमें वियोग के दुख कम, नए नए दृश्यों का वर्णन अधिक होता था। पर सुभद्रा संतुष्ट थी। वह प्रसन्न है, पत्र आते हैं, कुशल से हैं, उसके लिए यही काफ़ी था।
प्रतिकूल वह पत्र लिखती तो विरह व्यथा के सिवा उसे कुछ सूझता ही ना था। कभी कभी जब जी बेचैन हो जाता तो पछताती कि व्यर्थ जाने दिया, कहीं एक दिन मर जाऊं तो उनके दर्शन भी ना हो। लेकिन छठे महीने से पत्रों में भी विलंब होने लगा। कई महीने तक तो महीने में एक पत्र आता रहा, फिर वह भी बंद हो गया। सुभद्रा के 4-6 पत्र पहुंच जाते तो एक पत्र आ जाता, वह भी बेदिली से लिखा हुआ, काम की अधिकता और समय के अभाव के रोने से भरा हुआ। एक वाक्य भी ऐसा नहीं जिससे हृदय को शांति हो, जो टपकते हुए दिल पर मरहम रखें। आदि से अंत तक प्रिय शब्द का नाम नहीं। सुभद्रा अधीर हो उठी। उसने यूरोप यात्रा का निश्चय कर लिया। वह सारे कष्ट सह लेगी, सिर पर जो कुछ पड़ेगी सह लेगी, केशव को आंखों से देखती तो रहेगी। वह इस बात को उनसे गुप्त रखेगी, उनकी कठिनाइयों को और ना बढ़ाएगी, उनसे बोलेगी भी नहीं, केवल उन्हें कभी कभी आंख भरकर देख लेगी। यही उसकी शांति के लिए काफ़ी होगा। उसे क्या मालूम था कि उसका केशव अब उसका नहीं रहा, वह अब एक दूसरी ही कामिनी के प्रेम का भिखारी है। सुभद्रा कई दिनों तक इस प्रस्ताव को मन में रखे हुए सेती रही। उसे किसी प्रकार की शंका ना होती थी। समाचार पत्रों के पढ़ते रहने से उसे समुद्री यात्रा का हाल मालूम होता रहता था। एक दिन उसने अपने सास ससुर के सामने अपना निश्चय प्रकट किया। उन लोगों ने बहुत समझाया, रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन सुभद्रा ने अपना हठ ना छोड़ा। आखिर जब लोगों ने देखा कि यह किसी तरह नहीं मानती तो राजी हो गए। मायके वाले भी समझाकर हार गए। कुछ रुपए उसने स्वयं जमा कर रखे थे, कुछ ससुराल में मिले। माँ बाप ने भी मदद की। रास्ते के खर्च की चिंता ना रही। इंग्लैंड पहुंचकर वह क्या करेगी, इसका उसने अभी कुछ निश्चय न किया था। इतना जानती थी कि परिश्रम करने वालों को रोटियों की कहीं कमी नहीं रहती। विदा होते समय सास और ससुर दोनों स्टेशन तक आए। जब गाड़ी ने सीटी दी तो सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जाने का समाचार वहाँ ना लिखिएगा, नहीं तो उन्हें चिंता होगी और पढ़ने में उनका जी ना लगेगा। ससुर ने आश्वासन दिया। गाड़ी चल दी। आगे की कहानी सुनते हैं भाग 2 में।